नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यानी SSC MTS की वैकेंसी के यानी आपके मैं बताने वाला हूँ कि आपके SSC MTS में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, इसके बारे में बताऊँगा। आपको प्रमोशंस कैसे होते हैं, इन हैंड आपके लिए सैलरी कितनी मिलती है। और देखिए जो भी डाउट्स है, मतलब वाटेज यानी MTS क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और देखिएगा एलिजिबिलिटी कितनी होती है इसकी, या एज लिमिट कितना होता है, या फिर देखिएगा आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसके लिए, आपका सिलेबस क्या क्या होता है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिएगा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका MTS होता क्या है इसके बारे में, और ये अब जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इन दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप सभी के सामने। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा SSC MTS, जो कि आपके SSC के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है ना, जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। ठीक है ना, SSC MTS। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी होती है। देखिएगा, जिसमें डिफरेंट पोस्ट पे, यानी कि आपको मैं बताना चाहूँगा डिफरेंट पोस्ट यानी कि होती हैं इसमें। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी 10th पास की वैकेंसी होती है, यानी कि क्वालिफिकेशन इनके लिए 10th पास रखी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट ने मिनिमम 10th क्लास कर रखी है, मैक्सिमम चाहे जो भी कर रखा है, अपने ग्रेजुएशन 12th वगैरह जो भी कर रखा है, तो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन मिनिमम एलिजिबल जो क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन का, वो आपका 10th क्लास रहता है इसमें। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बताना चाहूँगा, ये जो पोस्ट होती है आपकी किसकी होती है, ग्रुप C की पोस्ट होती है। ठीक है ना, ग्रुप C की पोस्ट होती है। ठीक है, और देखिए ये नॉन टेक्निकल ब्रांच की पोस्ट होती है। ठीक है, नॉन टेक्निकल होती है, टेक्निकल नहीं होती है। ठीक है ना, नॉन टेक्निकल। ठीक है ना, इस बात को आपको ख्याल रहना है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। आगे बता देना चाहेंगे आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिएगा, एज लिमिट सबसे बड़ा डाउट रहता है कैंडिडेट का। देखिए कि इसके लिए एज लिमिट कितनी रहेगी, तो एज लिमिट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिएगा, जिस भी कैंडिडेट की एज मिनिमम 18 ईयर्स यानी 18 साल है, और मैक्सिमम देखिए 25 ईयर्स। ठीक है ना, 25 साल एज ऑन, यानी किस डेट को, 1 जनवरी 2021, यानी इस डेट को जिस भी कैंडिडेट की एज यानी 1 जनवरी सन 2021 को मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आगे बता देना चाहूँगा, देखिए कुछ कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 ईयर प्लस कर सकते हैं, यानी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, देखिएगा उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो कैंडिडेट PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल का। जो कैंडिडेट PWD OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 साल का। और देखिए जो कैंडिडेट SC ST PW से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। यानी इन सभी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा बता देना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी होती है मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है ना, आगे बता देना चाहूँगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँ तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो आपका देखिए वो रहता है, आपका पेपर सबसे पहले पेपर फर्स्ट होता है जो कि आपका CBT होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ठीक है, और इसमें देखिए पेपर जो सेकंड होता है वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं देखिए पेपर फर्स्ट में आपका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पेपर फर्स्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखिएगा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बता देना चाहूँगा, देखिएगा जनरल इंग्लिश, यानी कि जनरल इंग्लिश में देखिए आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। आगे बता देना चाहूँगा, देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें कि मैथ वगैरह आता है। ठीक है ना, अर्थमेटिक टाइप का, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देना चाहूँगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो देखिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, जिसको हम 1/4 भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपकी बताना चाहूँगा 100 क्वेश्चन मिलते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें आपकी टाइमिंग कितनी रहती है 90 मिनट्स, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। 1 घंटा 30 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाता है, 90 मिनट्स। अब देखिएगा बताना चाहूँगा पेपर सेकंड के बारे में। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखिए पेपर सेकंड जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, जिसमें कि आपका एससी एप्लीकेशन वगैरह लिखा जाता है, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके आप क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो देखिए मिनिमम उसमें कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 25 मार्क्स लाने पड़ते हैं, वो भी आउट ऑफ 50, ठीक है। आप यानी कि 50 में से आपके 25 नंबर होने चाहिए, तो आप इसके लिए मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी उसके मेरिट पे कोई बेस नहीं पड़ता, ठीक है ना। फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपके देखिए सीबीटी फर्स्ट यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है ना। फाइनल मेरिट जो बनती है वो आपके पेपर फर्स्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग बनती है। अब देखिएगा बता देना चाहेंगे आगे कि देखिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी होती है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखिए 100 रुपीज़ रहती है, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रखी जाती है, यानी 100 रुपये फीस रखी जाती है। और देखिए कोई फीस नहीं ली जाती, जो कि आपकी देखिए फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे, या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे, SC ST से और फीमेल से, ठीक है ना। SC और ST इनसे कोई फीस नहीं ली जाती, और जो कैंडिडेट फीमेल है उनसे भी कोई नहीं ली जाती, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, कोई भी कैटेगरी से अगर फीमेल है तो वो इसमें कोई भी फीस नहीं रखी जाती। अब बात कर लेते हैं, देखिए मेन मुद्दा जो है कि डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपके लिए मतलब ज्वाइनिंग मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो डिपार्टमेंट में आपकी जो मिलती है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स, ठीक है ना। होम अफेयर्स में आपकी देखिए ड्यूटी लगाई जा सकती है, या फिर आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी ड्यूटी हो सकती है, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, पार्लियामेंट अफेयर्स में भी हो सकती है, या फिर आपका रेलवे बोर्ड इसमें भी हो सकती है, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट में, या फिर आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी हो सकती है, या फिर आपका डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस में भी हो सकती है, फोरेंसिक साइंस में, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। देख सकते हैं आर्म फोर्सेस HQI NQ इनमें भी लगा सकती है हेडक्वार्टर्स में, और देख सकते सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी, या फिर आपका सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, कहीं भी मतलब आपके लिए ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी ये डिपार्टमेंट में लगाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है। देखिए इन सभी डिपार्टमेंट में तो क्या होता है कि आपकी मतलब नौकरी लगने के चांसेस होते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है ना, यहाँ से मतलब होने के बाद। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें कार्य की प्रकृति यानी क्या कार्य करना पड़ता है आपके लिए, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट रहता है, तो देखिए मेन डाउट्स तो वही है कि मतलब क्या काम करना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहला डाउट आपका ये था कि इसमें क्या काम पढ़ना पड़ता है, उसके बाद बताएंगे इसमें सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें जो है आपका सबसे पहला जो वर्क आपको लिए करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है। देखिए इसमें जो काम करना पड़ता है, कार्यालय की साफ सफाई और अनुभागीय इकाई की देखभाल। साफ सफाई का मतलब ये नहीं है कि आपसे झाड़ू लगवाई जाएगी, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा आप झाड़ू लगाएंगे स्वीपर वाला काम करेंगे, वो नहीं किया जाता। मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि मतलब साफ सफाई में क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑफिशियल वर्क है, जैसे कि आप समझ लीजिएगा जैसे कोई फाइल होती है उसमें आपकी साफ सफाई, या फिर मेज वगैरह कुर्सी वगैरह उनको अच्छी तरह से रखना, ये सब मतलब उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा सेकेंड पॉइंट जो आपका रहता है, कमरों को खोलना और बंद करना। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी कोई बड़े स्टाफ में जैसे कि आपका LDC क्लर्क हो गए, या फिर जो भी क्लर्क होते हैं आपसे, अपर डिवीजन क्लर्क हो गए या लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, उनके लिए क्या होता है कि आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले ऑफिस में आपका काम ये रहता है कि ऑफिस में जाना है और आपको क्या है गेट को खोल देना होगा, और जैसे आपका ऑफिस का काम खत्म हो जाता है, यानी शाम को जैसे ही छुट्टी होती है, तो क्या होता है कि उनको मतलब ऑफिस को बंद करने का काम दिया जाता है आपके लिए, ठीक है। और देखिए और जो थर्ड काम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, बिल्डिंग और आसपास के एरिया की सफाई, मतलब आसपास के एरिया की साफ सफाई भी देखनी हो सकती है, वो भी काम आपके लिए दे दिया जाए, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो ऐसी स्थिति में वाहन की ड्राइविंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है ना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो क्या होता है कि आपको ड्राइविंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है ना। वो आपके साथ हो सकता है जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो, अपर डिवीजन क्लर्क हो, जो भी मतलब सर होंगे आपके, जो भी हेड होंगे, वो आपको कुछ भी मतलब ड्राइविंग करवा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, देखिएगा चिट्ठी पत्र पहुंचाना। जैसे कि आप सभी को पता है कि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कहीं भी ट्रांसफ़र करना है, तो आपका वो भी काम इसमें दिया जाता है कि आपको वो भी काम दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा 6 नंबर पॉइंट है कौन सा आपका,
6 नंबर पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ़ोटो कॉपी करना, फैक्स करना आदि। देखिए फ़ोटो कॉपी कोई भी मतलब ऑफिशियल वर्क आता है तो उसकी फ़ोटो कॉपी करना, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स की सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करना, उनको फैक्स करना या फिर ईमेल करना, ये सब उनके अंतर्गत भी आता है, ठीक है ना। और देखिएगा रिकॉर्ड सेक्शन 7 पॉइंट है, रिकॉर्ड सेक्शन में अभिलेखों का रख रखाव। इन सभी चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से रख रखाव का मतलब है अच्छी तरह से सेफ्टी से उन सभी चीज़ों को रखना, ये इनके अंतर्गत आता है। सेक्शन में जो भी आपकी फाइलें हैं उनको अच्छी तरह से रखना, ठीक है ना। आगे 8 नंबर पॉइंट है आपका। देखिएगा 8 नंबर पॉइंट में आपका क्या लिया गया है, देखिएगा संबंधित विभागों के पेपरों का रख रखाव और आदान प्रदान करना। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से जहाँ से लिया वहीं पे रखना, और देखिएगा उनको मतलब ले जाना और लाके रखना, ये आपका काम रख रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आदान प्रदान बताया गया है, ठीक है, आदान प्रदान करना ये यहाँ पे बताया गया 8 नंबर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है 9th में, चौकीदारी या फिर बार ड्यूटी। मतलब कोई भी ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हो सकता है कि आपकी मतलब ऑफिस के बाहर देखभाल के लिए कोई भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और देखिएगा यहाँ पे और 10 नंबर पॉइंट में क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं पार्क, लॉन, कमरों, पौधों आदि का रख रखाव। मतलब उनकी देखभाल के लिए भी लगाया जा सकता है। पार्क की देखभाल के लिए भी कोई भी लगाया जा सकता है आपके लिए, लॉन या कमरों की देखभाल के लिए या पौधे की देखभाल के लिए कोई भी काम दिया जा सकता है, ठीक है ना, केवल देखभाल के लिए। आगे देखिए 11 नंबर पॉइंट है आपका। देखिए यदि आपके पास ITO डिप्लोमा या फिर उससे संबंधित योग्यता है तो उससे संबंधित कार्य दिया जाएगा। देखिए अगर आपके पास ITI है, ठीक है ना, ITI है या फिर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो क्या होता है कि उससे संबंधित ही आपके लिए कोई ना कोई काम दिया जाता है जो आपको रिलेटेड ट्रेड से हो, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर पॉइंट पे 12 नंबर पॉइंट है कि देखिए दैनिक कार्यालय का कार्य जिसमें डायरी, प्रेषण और कंप्यूटर प्रतिस्थापन के मदद करने जैसे कार्य शामिल। देखिए जो भी आपके कार्य होते हैं यानी कार्यालय में, वो सभी उनको कंप्यूटर वगैरह पे स्थापन करना, ये सब आपके लिए मदद करना, तो ये सब आपके लिए काम दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इन्हीं सभी कामों में से आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी सारे काम हैं वो आप देख लीजिएगा। 13 नंबर पॉइंट में बताना चाहूँगा। देखिए संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए सभी कार्यों का निष्पादन बेहतर तरीके से करना। मतलब जो भी अधिकारी जो आपके अपर अधिकारी होते हैं वो आपको जो भी काम करेंगे वो भी देंगे, वो आपको अच्छी तरह से करना होगा, ठीक है। निष्पादन और बेहतर तरीके से करना चाहिए आपको, ये भी आपको वहाँ पे दिया जाता है। 14 नंबर पॉइंट दिया गया कि सेक्शन के तहत आने वाले अन्य और गैर लिपिक कार्यों को हाथ बटाना। मतलब जो भी कोई कार्य होता है, मतलब बाहर से कोई भी अधिकारी आ रहा है, उन सभी कामों में थोड़ी बहुत हाथ बटाना, ये सब आपके लिए काम दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो सकता है जो भी आपके लिए काम दिया जाए। और देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है कमरों का और फर्नीचर की साफ़ सफाई में। वही बात आ गई ना, मतलब जो भी आपका फाइल वगैरह है, जहाँ पे भी आप फाइल रखी जाती हैं, तो उनकी साफ़ सफाई तो भाई सिंपल सी बात है, सभी करते हैं, तो इनकी इज्जत करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो साफ़ सफाई भी बहुत ही कंपलसरी है, तो ये सब किया जाता है वहाँ पे। बाकी और कुछ भी नहीं किया जाता। बहुत से लोग बोलते हैं स्वीपर वाला काम, ऐसा कुछ नहीं भाई। मतलब एक पियोन मान सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं। मतलब पूरी लोअर कह रहे हैं पियोन का मतलब ये नहीं कि पूरा धौंस जमाएगा तुम पे, ये नहीं। हल्का फुल्का जो भी नॉर्मली काम होता है वो आपसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका कार्य हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा काफ़ी कैंडिडेट को डाउट रहता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए सैलरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। ये आपके स्टेट के यानी कि जिस एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रखी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जनरली बात करूँ तो देखिए 18,000 से लेकर 22,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है, जनरली बात करूँ तो, ठीक है। 18 से देखिए जनरली मतलब जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसमें आपके 18 से 22-25 लास्ट 25 तक हो सकती है। अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट अगर उसकी दिल्ली में है तो देखिए क्या होता है कि 28 के आसपास भी उसकी यानी कि पहुंच जाती है, ठीक है ना। सैलरी की बात करूं तो देखिए दिल्ली में क्योंकि ज़्यादा वर्क होता है थोड़ा सा, और आपको पता है ज़्यादातर डिपार्टमेंट में दिल्ली में ही है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा होती है। मान लो आप गांव में जैसे कि आपका दिल्ली को छोड़ के बाकी किसी एरिया से हैं, दिल्ली, मुंबई, इन सब जब एरिया को छोड़ के हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि सैलरी थोड़ा कम दी जाती है, ठीक है ना। तो ये उस और कुछ नहीं है, बस सैलरी अच्छी खासी मिलती है, टीए डीए वगैरह जो भी होता है सब कुछ मिलता है यार, ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अब वो बात सबसे पॉइंट लास्ट रह गया आपका कौन सा, कि देखिए इसमें प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो प्रमोशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन के बारे में बताना चाहूँगा। प्रमोशन के बारे में तो देखिए प्रमोशन जो होता है आपको वो किस टाइप से होता है। देखिएगा इसमें देखिए कोई भी क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। कौन से? डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी डिपार्टमेंट में ही एग्जाम होते हैं जो कि आपके अंडर 3 इयर्स के आसपास होते हैं, ठीक है ना। 3 साल के बाद आपके जैसी आपकी जॉब लगती है उसके बाद 3 साल के बाद आपके एग्जाम होते हैं, जिसमें कि आपके जैसे कि LDC का एग्ज़ाम हो गया,
और यूडीसी का यानी अपर डिवीजन क्लर्क का, ठीक है ना, यूडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि देख सकते हैं इन सभी का आपको मतलब डिपार्टमेंट में ही आपके एग्जाम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या होता है प्रमोशन किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका प्रमोशन रहता है, ठीक है। और देखिएगा मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं इन सभी को लेके कि आपको क्या क्या काम करना पड़ता है ये भी बता दिया, सैलरी कितनी मिलती है ये भी बता दिया, प्रमोशन कैसे होते हैं ये भी बता दिया, और देखिएगा क्या होता है ये भी बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ऑलरेडी इसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट तो अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता दिया, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, डिपार्टमेंट क्या होता है, सैलरी क्या होता है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है ना। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट नहीं है एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक अच्छा एकदम सटीक कंटेंट आप सभी के सामने लेके आता हूँ। तो बस आपका मन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करिएगा। लेकिन आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो अब वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।